वापस मैक्स वेबर के टॉपिक पे हम आ गए। मैक्स वेबर का जो अंतिम और चौथा टॉपिक हमें पढ़ना है वो क्या है? रिलीजन, धर्म। आपने दुर्कीम पढ़ा था, तो दुर्कीम में भी हमने रिलीजन पढ़ा था और उसने टोटम के रूप में धर्म को परिभाषित किया था और उसने धर्म को सामूहिकता यानी समाज के संदर्भ में समझा था और कहा था कि जो समाज है वो देवता है, यानी कलेक्टिविटी को एम्फेसिस किया था उसने रिलीजन को समझाने में। यहाँ जब हम मैक्स वेबर की बात करते हैं और हमने इसकी आइडियोलॉजी पढ़ी थी कि मैक्स वेबर कहते हैं कि मैक्स वेबर की आइडियोलॉजी जो है वो क्या है? साइको सोशलिज्म। तो ये व्यक्ति को और समाज दोनों के कॉम्बिनेशन पे स्ट्रेस करते हैं, यानी इनके लिए व्यक्ति भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना इनके लिए समाज इम्पोर्टेंट है। चलिए अब हम इनके धर्म जो इन्होंने रिलीजन, ठीक है, इन्होंने हम वेबर के जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेबर का रिलीजन यानी धर्म। वेबर धर्म को कैसे देखते हैं? इन्होंने अपनी ये जो कंसेप्ट बताया वो बताया था द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में। इनकी दो चीजें बहुत ध्यान में रखने लायक है। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है। हर बार की तरह जैसे इन्होंने सोशल एक्शन का आइडियल टाइप बनाया, इससे पहले अभी हमने जब टॉपिक पढ़ा था आपका ब्यूरोक्रेसी, उसका इन्होंने आइडियल टाइप बनाया। पावर, अथॉरिटी, इनके जितने भी कंसेप्ट आप पढ़ेंगे उन सबके इन्होंने आइडियल टाइप बनाए, यानी विशेषताओं का एक संकलन एकत्र किया और उसके आधार पर इन्होंने अध्ययन और विश्लेषण करने का प्रयास किया। उसी तरह इन्होंने धर्म का भी जो है एक आइडियल टाइप बनाया। इन्होंने जो धर्म को देखा वो किस तरह से देखा वो हमें देखना है। तो पहली चीज, इनकी जो पुस्तक थी द स्पिरिट प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, उसमें इन्होंने इसको मेंशन किया, इसको उदाहरण को प्रस्तुत किया और इन्होंने क्या कहा, मैं एक बार बुक लिख दूं तो क्लियर हो जाएगा। दो प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड ये इनकी किताब थी, ठीक है, ये इनकी बुक है जिस बुक में इन्होंने मेंशन किया। अब इस बुक में इसमें रिलीजन, इसमें दो शब्द हैं, प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। प्रोटेस्टेंट धर्म सुना है आपने? क्रिश्चियनिटी के जो ईसाई धर्म है उसके दो भाग हैं, उसके दो सेक्ट हैं, एक है प्रोटेस्टेंट और एक है कैथोलिक, ठीक है। ये इन्होंने प्रोटेस्टेंट धर्म और कैपिटलिज्म और पूंजीवाद, इन दोनों के कॉम्बिनेशन पर फोकस किया इस थ्योरी में। इनका ये मानना था कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था और वहां के धर्म में पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। किस किस में? रिलीजन में और इकोनॉमिक सिस्टम में। रिलीजन में और इकोनॉमिक सिस्टम में, सॉरी। तो किसी भी समाज या राज्य या देश के धर्म में और वहां की अर्थव्यवस्था में पॉजिटिव कोरिलेशन होता है, यानी वहां कैसा पॉजिटिव इकोनॉमिक सिस्टम होगा ये कौन डिसाइड करता है? रिलीजन। एक स्पेसिफिक, किसी भी देश में एक स्पेसिफिक प्रकार का धर्म जो होता है वो डिसाइड करता है कि वहां का इकोनॉमिक सिस्टम यानी आर्थिक व्यवस्था कैसी होगी। तो इकोनॉमिक सिस्टम और रिलीजन के बीच में कैसा संबंध हो गया? पॉजिटिव कोरिलेशन हो गया, ऐसा मैक्स वेबर कहते हैं। तो ईसाई धर्म का विभाजन हुआ, दो भागों में बटा, एक प्रोटेस्टेंट और एक कैथोलिक। यहाँ ये प्रोटेस्टेंट धर्म से कैपिटलिज्म के इमर्जेंस को जोड़ते हैं। इनका ये कहना है कि जो प्रोटेस्टेंट धर्म था, ये जो आपने ऊपर लिखा है, जो प्रोटेस्टेंट धर्म है, ईसाई धर्म का जो दो डिवीजन हुए प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक, तो जो प्रोटेस्टेंट धर्म है इसमें जनरली जो ये किस पर आधारित है, इसमें जो विचार या चिंतन है वो है एक तो मार्टिन लूथर किंग, एक तो मार्टिन लूथर है और दूसरे हैं कैल्विन। ये इनके चिंतन पर आधारित है ये प्रोटेस्टेंट धर्म। प्रोटेस्टेंट धर्म में मार्टिन लूथर और कैल्विन, इन दो लोगों के विचारों को जो है उनके चिंतन पर ये बेस्ड है। मैक्स वेबर का ये मानना था कि जो प्रोटेस्टेंट धर्म होता है और इकोनॉमिक सिस्टम है
वो आपस में, यानी धर्म और अर्थव्यवस्था है जो है वो आपस में कैसे हैं, अंतर संबंधित है, परस्पर जुड़े हुए हैं। और इसको समझने के लिए उन्होंने क्या किया, दोनों का आइडियल टाइप बनाया। जैसा कि अभी अब तक हम पढ़ते आए हैं कि वेबर हर चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, एनालाइज करने के लिए आइडियल टाइप बनाते हैं। तो इन्होंने दो आइडियल टाइप बनाए, एक तो रिलीजन का और एक इकोनॉमिक सिस्टम का। तो रिलीजन कौन सा लिया इन्होंने, प्रोटेस्टेंट धर्म। तो प्रोटेस्टेंट जो धर्म है इसका आदर्श प्रारूप हम बनाते हैं पहले, प्रोटेस्टेंट। क्या है प्रोटेस्टेंट धर्म का आदर्श प्रारूप? प्रोटेस्टेंट आचार संहिता बोलिए या प्रोटेस्टेंट धर्म का आदर्श प्रारूप क्या क्या है, कुछ पॉइंट्स में यहां आपको बताती चली जाती हूं। पहला, समय ही धन है। दूसरा, धन से धन की वृद्धि होती है। मैं भी लिखती जाऊं फिर आपको एक्सप्लेन करती जाती हूं, ठीक। नेक्स्ट, एक पैसा बचाना एक पैसा कमाना है। नेक्स्ट, कार्य ही पूंजी है, वर्क इज वर्शिप। पूजा है, सॉरी, कार्य ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप। नेक्स्ट, व्यक्ति अपनी संपत्ति का स्वामी होता है। ठीक। नेक्स्ट, नशा या इसको कहेंगे मादक पदार्थों का सेवन निषेध है। ठीक है। और नेक्स्ट, कर्ज लेने की स्वीकृति, आवश्यकता पड़ने पर ऋण लिया जा सकता है। ठीक है। ये उन्होंने आइडियल टाइप बनाया, यानी धर्म में प्रोटेस्टेंट धर्म की अगर उन्होंने विशेषताओं का जो संकलन किया वो क्या क्या किया। टाइम इज मनी, समय ही धन है, धन से धन की वृद्धि होती है, मनी बिगेट्स मनी, एक पैसा बचाना एक पैसा कमाना है, से 1 penny से 1 penny अर्न, कार्य ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप, व्यक्ति अपनी संपत्ति का स्वामी होता है, इंडिविजुअल इज द ओनर ऑफ ओन प्रॉपर्टी। नशा मादक पदार्थों का सेवन निषेध है, नशा नहीं करना चाहिए, वी शुड अवॉइड ड्रग्स अब्यूजेस, और कर्ज लेने की स्वीकृति, एक्सेप्टेंस ऑफ लोन। ये जो पॉइंट्स हैं ये क्या है, ये धर्म का आदर्श प्रारूप उन्होंने, यानी प्रोटेस्टेंट धर्म का या प्रोटेस्टेंट आचार संहिता का उन्होंने एक आदर्श प्रारूप आइडियल टाइप बनाया और उसमें इन सभी विशेषताओं को शामिल किया। ठीक है, चलिए अब हम शामिल करते हैं, अब हम बनाते हैं। ये तो हो गया आपका, मैं आपको अंडरलाइन कर दूं, ये तो है प्रोटेस्टेंट धर्म का आदर्श प्रारूप। ठीक है, चलिए अब हम बनाएंगे किसका आदर्श प्रारूप, पूंजीवाद का, यानी अर्थव्यवस्था का। क्योंकि इन्होंने क्या कहा था कि एक स्पेसिफिक प्रकार की जो एक धर्म होता है वो स्पेसिफिक प्रकार की अर्थव्यवस्था को उत्पन्न करता है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि चूंकि ये जर्मन के थे और इन्होंने यूरोप और आसपास की कंट्रीज का इन्होंने 6 धर्मों का अध्ययन किया। उन 6 धर्मों का अध्ययन किया क्योंकि ये तुलनात्मक पद्धति के समर्थक थे, है ना, इसीलिए इन्होंने आदर्श प्रारूप बनाया था एक टूल के रूप में ताकि ये तुलना कर सके। तो जब इन्होंने विश्व के 6 धर्मों का अध्ययन किया और विभिन्न धर्मों का अध्ययन करके यूरोप का, जर्मन का, भारत का, इस्लाम धर्म का, ईसाई धर्म का, बौद्ध का, कन्फ्यूशियस का, जब इन्होंने इन 6 धर्मों का अध्ययन किया तो उन धर्मों के आधार पर ये इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि जहां जहां पर पूंजीवाद, जहां जहां पर प्रोटेस्टेंट धर्म था वहां वहां पर पूंजीवाद पनपा या पनपेगा, ऐसा इन्होंने कहा। क्योंकि इन्होंने पहले 2 आइडियल टाइप निर्मित कर लिए और इन्होंने फिर जब विभिन्न 6 धर्मों की, विभिन्न विश्व के 6 धर्मों की स्टडी की और इन्होंने देखा कि जहां जहां प्रोटेस्टेंट धर्म के जो ये लक्षण है, ये आदर्श प्रारूप पाया जाता है, वहीं वहीं पर पूंजीवाद आया।
तो उन दोनों के उन्होंने कंपैरिजन किया और उन्होंने कहा कि प्रोटेस्टेंट धर्म पूंजीवाद के लक्षणों से मेल खाता है। कैसे? अब हम यहाँ पर पूंजीवाद के प्रारूप को मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी, ऐसे ही हम आदर्श प्रारूप इसका भी बनाएंगे पूंजीवाद का। पहला पॉइंट इसमें बताएंगे क्या होगा, पूंजीवाद किस चीज पे आधारित होता है, उसमें प्रतियोगिता को इंपॉर्टेंस दी जाती है, कंपटीशन को। ठीक है, इसको भी हम अंडरलाइन कर देते हैं, तो प्रतियोगिता का। फिर दूसरा पॉइंट, बाजार व्यवस्था। तीसरा, तार्किक व्यक्तिवाद। चौथा, गतिशीलता। पांचवा, उपयोगितावादी दृष्टिकोण। स्पेलिंग गलत हो गई, उपयोगितावादी दृष्टिकोण। नेक्स्ट, निजी संपत्ति संबंधों को स्वीकृति। ठीक है, जो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको यहाँ पर स्वीकृति है पूंजीवाद में। नेचुरली अपनी प्रॉपर्टी रख सकते हैं। यहाँ भी लोन, जो ऋण है, कर्ज जिसको आप लिख सकते हैं, लोन है ना, लाभ है, प्रॉफिट, कर्ज, लाभ, ब्याज, इंटरेस्ट, इन सबको यहाँ पर स्वीकृति है कि हम ये सब चीजें कर सकते हैं पूंजीवाद में। और बता सकते हैं ये। तो अब देखिए, अब जब दोनों का आप देखेंगे तो जो आप अगर पहले ये पढ़ेंगे, इसमें भी धन को इम्पोर्टेंट है, समय को है, ठीक है, व्यक्तिवादिता को है, मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप ये सब करेंगे तो धन कमाने में आप कब लगेंगे, है ना। प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट है, लोन को भी स्वीकृति है। ये सारे पॉइंट्स देखिए जो कि किसमें है, धर्म की आचार संहिता के आदर्श प्रारूप में। और पूंजीवाद का भी देखिए तो दोनों मैच करते हैं। कंपटीशन है भाई, जब प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है तो अधिक से अधिक अर्न करने के लिए हम हर कोई अधिक से अधिक पैसा कमाने के लिए अधिक से अधिक अर्न करने के लिए कंपटीशन करता है। मार्केट सिस्टम है, मार्केट में गिव एंड टेक होता है, चीजों का क्रय विक्रय होता है। तार्किक व्यक्तिवाद है, वही प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट होता है तो व्यक्तिवाद है। आप तर्क से ज्यादा चलते हैं, इमोशंस, ट्रेडिशंस, इनकी इंपॉर्टेंस कम हो जाती है पूंजीवाद में। गतिशीलता है, नेचुरली आप एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी से शिफ्ट कर जाते हैं। रूढ़िवादिता नहीं है, पूंजीवाद जहां जहां आया वहां पे गतिशीलता है, मूव है, तभी आप आगे बढ़ेंगे, तभी आप व्यक्तिवादी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, प्रतियोगिता करेंगे, मार्केट का हिस्सा बनेंगे, तो गतिशीलता है। उपयोगितावादी दृष्टिकोण है, यानी यूटिलिटेरियन आउटलुक है लोगों का। हमें जब तक किसी चीज का यूज होता है तब तक उसके साथ जुड़े रहते हैं और उसके बाद हम उस चीज को छोड़ देते हैं, तो यूटिलिटेरियन है हम। और निजी संपत्ति संबंधों को स्वीकृति मिलती है यहाँ पर, वही प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट है जैसे ऊपर भी था। कर्ज यानी लोन, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, इन सबको भी एक्सेप्टेंस है। अब आप दोनों आइडियल टाइप को अगर देखेंगे तो दोनों में सिमिलैरिटी ज्यादा है। इस आधार पर जब इन्होंने आइडियल टाइप विकसित किया दोनों कंसेप्ट का, धर्म का और प्रोटेस्टेंट धर्म का और पूंजीवाद का, और इन्होंने कहा कि दोनों में चूंकि पॉजिटिव कोरिलेशन है, इसलिए इन्होंने कहा कि जहां जहां पर प्रोटेस्टेंट धर्म है वहां वहां पर पूंजीवाद पनपेगा। वहां की जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो कैपिटलिस्टिक टाइप की होगी, यानी पूंजीवाद होगी। तो वेबर ने दोनों के मध्य पॉजिटिव कोरिलेशन एस्टैब्लिश करने की कोशिश की। इन्होंने ये रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने के लिए, ये आदर्श प्रारूप विकसित करने के लिए 6 धर्मों का अध्ययन किया। कौन कौन से? बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म और यहूदी और कन्फ्यूशियस धर्म। ये 6 धर्मों का अध्ययन किया और इन 6 धर्मों के अध्ययन के बाद इन्होंने ये आइडियल टाइप विकसित किया और इस निष्कर्ष पे पहुंचा या इस स्तर को स्थापित करने की कोशिश की कि जहां जहां प्रोटेस्टेंट धर्म आया या आएगा वहां वहां पूंजीवाद एक इकोनॉमिक सिस्टम के रूप में उभर कर आएगा, क्योंकि प्रोटेस्टेंट धर्म और पूंजीवाद के जो आदर्श प्रारूप है उनमें समानता है, उनकी विशेषताओं में समानता है, इसलिए दोनों को एग्जिस्ट करेंगे, यानी एक साथ चलेंगे। ठीक है, लेकिन इनकी इस बात पे आलोचना हुई। क्या आलोचना हुई
पहले तो भारत के संदर्भ में एक सुरेंद्र मुंशी करके हैं जिन्होंने अपनी किताब लिखी और उसमें उन्होंने कहा कि जो ये वेबर मानते हैं कि गतिशीलता है, जैसे अभी आपने देखा कि पूंजीवाद का एक कंसेप्ट, पूंजीवाद की एक विशेषता है कि उसमें गतिशीलता होती है, मूवमेंट होता है, डायनामिज्म होता है, वो एक जगह स्टैटिक नहीं हो सकते, और जो स्टैटिक होते हैं वहां पूंजीवाद नहीं आएगा, क्योंकि पूंजीवाद में मार्केट, प्रॉफिट, लाभ, लोन, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ये कहते हैं कि भारत जैसे देश में जहां रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, रीबर्थ का कंसेप्ट है ना, कर्म, पुनर्जन्म, आश्रम व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, ये सारी चीजें थी, यानी वहां पर स्टैटिक होने का या अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, अपनी जड़ों से, अपनी परंपराओं से, अंधविश्वास, इन सबको फॉलो करने का ट्रेडिशन था, यानी गतिशीलता कम थी या ना के बराबर थी। वहां भी पूंजीवाद आया, यानी सारी जो स्थितियां थी वो पूंजीवाद के विरोध में है भारतीय धर्म में या अंधविश्वास में। उसके बावजूद हिंदू धर्म में इन सब चीजों के नेगेशन होने के बावजूद भी पूंजीवाद आया। तो ये कहना कि जहां जहां प्रोटेस्टेंट धर्म आएगा वहां वहां पूंजीवाद आएगा, ये इस बात को नकार देते हैं सुरेंद्र मुंशी। भारतीय संदर्भ में ये नकार देते हैं, क्योंकि जहां अंधविश्वास है, रूढ़ियां है, वहां गतिशीलता नहीं है। पर गतिशीलता ना होने के बावजूद भी भारत जैसे देश में अगर पूंजीवाद आ गया, इसका मतलब वेबर का जो तर्क था वो इनकी नजरों में गलत साबित हो जाता है। दूसरे एक और विचारक हुए टोनी ने कहा कि कैथोलिक धर्म जो था जहां जहां वहां भी पूंजीवाद उभर के आया। तो ये कहना, क्योंकि दोनों ही ईसाई धर्म के विभाजन के कारण उभरे थे, एक कैथोलिक और एक प्रोटेस्टेंट, वो ये कहते हैं केवल प्रोटेस्टेंट धर्म के साथ इन्होंने जोड़ा है कि जहां प्रोटेस्टेंट धर्म है वहीं पूंजीवाद आएगा, ये इसको भी नकारते थे। और इन्होंने कहा नहीं, बहुत से ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ कैथोलिक धर्म है लेकिन पूंजीवाद वहां भी उभर कर आया, तो वो भी इनकी इस थ्योरी को नकारते हैं। और तीसरा, ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि इन्होंने जो अपना ये कंसेप्ट दिया वो कार्ल मार्क्स, जो अभी अपना नेक्स्ट थिंकर हम पढ़ेंगे अपनी थर्ड यूनिट में, जो कार्ल मार्क्स थे उन्होंने एक जो कंसेप्ट दिया था सुपर स्ट्रक्चर और बेस स्ट्रक्चर का, उसका खंडन करने के लिए इन्होंने अपनी ये थ्योरी दी, ऐसा लोगों का मानना है। क्या था वो? मार्क्स के अनुसार, मार्क्स में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे पर फिर भी मैं बता देती हूँ। कार्ल मार्क्स ये कहते हैं, कार्ल मार्क्स ने एक कंसेप्ट दिया, वो था आधार संरचना एवं अधिसंरचना। ठीक है, आधार यानी बेस स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर। एक है बेस स्ट्रक्चर और एक है सुपर स्ट्रक्चर। अब पहले इसको समझ लीजिए आप, बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर। मैं बच्चों इंग्लिश में भी बोल रही हूँ तो आप लोग कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोनों भाषाओं में टाइप करने में टाइम भी ज़्यादा लगता है और फिर हमारा जो है वो छूट जाता है। ठीक है, तो बेस स्ट्रक्चर, ये जो कंसेप्ट दिया था, ये इसकी जो चर्चा की थी, ये किसने की थी? कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि दो चीजें उन्होंने बताई, बेस यानी नींव, और सुपर स्ट्रक्चर जो उस नींव पे खड़े हुई चीजें हैं। अगर हम यहां पर, मैं आपको डायग्राम बनाऊं, यहां पर देखिए, ये सॉरी इसको, ये आप देखिए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और मैंने कुछ वर्टिकल लाइंस बनाई हैं। ठीक, मैक्स वेबर के आधार और अधिसंरचना को हमें समझना है। तो मैक्स वेबर कहते हैं ये जो है बेस स्ट्रक्चर, जो किसी चीज की नींव होती है, वो क्या है? वो आर्थिक इकोनॉमिक सिस्टम है। ठीक है, आर्थिक व्यवस्था है, या हम इसको, मैं अगर ऐसे लिख दूं आपको इंग्लिश में, इकोनॉमिक सिस्टम है। तो इकोनॉमिक सिस्टम जो होता है वो किसी भी सामाजिक संरचना का, किसी भी समाज की जो बेस है, नींव है, वो है इकोनॉमिक सिस्टम, आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक प्रणाली। तो ये है आधार संरचना जो मैंने ये लिखा है, और जो उस नींव के ऊपर खड़ी हुई बाकी की संरचनाएं हैं, बाकी के स्ट्रक्चर हैं, जैसे राजनीति, जैसे शिक्षा, है ना, टाइप करके पढ़ाना बड़ा मुश्किल काम होता है बच्चों।
कॉलेज के बोर्ड पे पढ़ाना और यहाँ के बोर्ड पे पढ़ाना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी चलिए, ठीक है, चलिए चलिए। तो पॉलिटिकल सिस्टम, ये रिलीजन धर्म है, राजनीति पॉलिटिकल सिस्टम है, एजुकेशन है, ठीक है, शिक्षा, राजनीति, फैमिली सिस्टम है, किनशिप है, मैरिज है, कास्ट है, जितने भी सिस्टम है आपके यहाँ, जितने भी स्ट्रक्चर हैं, तो ये जो सारे स्ट्रक्चर हैं ये किस पर बेस्ड है? इकोनॉमिक सिस्टम पर। ये तो है आधार संरचना जो नींव है, और ये जो खड़े हुए स्ट्रक्चर हैं ये है, ये तो हो गया सुपर स्ट्रक्चर, और ये हो गया बेस स्ट्रक्चर, आधार संरचना, ठीक है। इसको और क्लियर कर देती हूं मैं, चलिए। तो ये जो है ये तो हो गया आपका आधार संरचना किसी भी सोसाइटी की, जो नीचे वाला हिस्सा है, जो नींव है। जैसे आपकी मकान है, जब आप मकान बनाते हैं तो मकान की नींव डलती है पहले, और फिर उसके ऊपर आप पिलर खड़ के मकान बनाते हैं, छत डलती है। तो ये जो नींव है किसी सोसाइटी की, जिसको हम आधार संरचना बोलते हैं, बेस स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो बेस स्ट्रक्चर किसी सोसाइटी का जो है वो इकोनॉमिक सिस्टम है, और उसके ऊपर जो खड़े हुए पिलर्स हैं, बाकी की जो संरचना है उसके ऊपर खड़ी है उस आधार संरचना पे, वो सुपर स्ट्रक्चर यानी अधिसंरचना कहलाती है, जिसमें राजनीति हो गई, धर्म हो गई, शिक्षा हो गई, परिवार हो गए। तो मार्क्स का अगर कंसेप्ट समझे तो मार्क्स ये कहते थे कि किसी भी समाज में जो आधार संरचना है वो अधिसंरचना का निर्धारण करती है। आधार संरचना अधिसंरचना का निर्धारण करती है, ठीक। यानी बेस स्ट्रक्चर जो है वो सुपर स्ट्रक्चर को निर्धारित करता है। समझ में आ रही है मेरी बात? बेस स्ट्रक्चर सुपर स्ट्रक्चर को निर्धारित करता है। लेकिन यानी कैपिटलिज्म है, जो आपने बताया कि किसी देश की अर्थव्यवस्था, मान लीजिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी जैसी आपकी इकोनॉमिक सिस्टम होगा, जैसा आपकी आधार संरचना होगी, वैसे उसके ऊपर खड़े हुए सिस्टम होंगे। अगर मान लीजिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है तो आपका परिवार, आपका राज्य, आपका धर्म, आपकी शिक्षा, वो सब उसी से डिसाइड होंगे, उसका नेचर भी पूंजीवाद से डिसाइड होगा। इन इकोनॉमिक्स सिस्टम डिसाइड द अदर स्ट्रक्चर्स ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। लेकिन मैक्स वेबर जो थे उनकी इस बात को उलट देते हैं। वो ये कहते हैं हर बार ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि उन्होंने मल्टी फैक्टर थ्योरी दी। तो ये कहते हैं केवल इकोनॉमिक सिस्टम ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है सोसाइटी में, किसी भी डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है किसी भी चीज का। उन्होंने उलट दिया। वो ये कहते हैं अधिसंरचना जो है वो डिसाइड करता है आधार संरचना को, ठीक है। अधिसंरचना आधार संरचना का निर्धारण करती है। ये कौन कहते हैं? ये कहते हैं वेबर, और ये जो है ये मार्क्स का है। तो वेबर ये कहते हैं कि आधार संरचना अधिसंरचना का निर्धारण करती है। वो वेबर मार्क्स की उस बात का खंडन करते हैं कि आधार संरचना अधिसंरचना। तो ये कहते हैं कि इन्होंने जो थ्योरी दी थी, जनरली लोगों का ये कहना है, वो केवल मार्क्स की इस विचारधारा को या मार्क्स के इस कंसेप्ट को का खंडन करने के लिए उन्होंने ये विचारधारा दी। इसलिए बहुत सारे लोग उनके जो इस थ्योरी से हैं सहमत नहीं है, वो इसका आलोचना करते हैं। और वो जैसे मैंने अभी बताया कि मुंशी हैं, टाउनी हैं, ये सब आलोचना करते हैं, और वो कहते हैं ऐसा हमेशा संभव नहीं है कि जहां जहां पूंजीवाद आएगा वहीं वहीं जहां जहां प्रोटेस्टेंट धर्म होगा वहीं वहीं पूंजीवाद आएगा। इसका उदाहरण उन्होंने दिया कि इस्लाम है, हिंदुइज्म धर्म है, जहां बहुत ज़्यादा रूढ़िवादिता है, बहुत ज़्यादा अंधविश्वास है, अगतिशीलता ज़्यादा है, स्टैटिक जो है ज़्यादा है चीज़ें, वहां पर भी पूंजीवाद आया। इसका मतलब वेबर की इस थ्योरी को रिवाइज करने की जरूरत है, या वेबर की इस थ्योरी में कहीं ना कहीं जो है तार्किकता का अभाव है, ठीक है। थैंक यू बच्चों।